भैया का शेड्यूल हमेशा बिजी रहता है, लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन है। कोई ना कोई व्यक्ति पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। आज ये क्षेत्र अपने आप में बोल रहा है। काम हमारे यहाँ मान्य जी ने किया कि हमारा जो गंगा एक्सप्रेस वे है जी, इसका उतार चढ़ाव हर जिले में एक होता है। 200, 250, 150 हर ऐसे मजबूर तबकों को आप सुनते हैं। ईश्वर की मेहरबानी, लोगों का प्यार है। R7 भारत देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दर्शकों, R7 परिवार लगातार आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहा है जो अपने आप में नामचीन और वो चेहरे हैं जिन्होंने लोगों के दिल ही नहीं जीते, जिन्होंने युवाओं को प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि लाखों लोगों की दिलों की शान। और आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के दातागंज में, और जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है वो मानिए राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, यानी कि हाँ, विधायक जी के पुत्र मानिए अतेंद्र विक्रम सिंह अंकित भैया, ब्लॉक प्रमुख दातागंज, वो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं। दर्शकों, आपको बता दें, भैया का शेड्यूल हमेशा बिजी रहता है, क्योंकि भैया उन लोगों के बीच में हमेशा बने रहते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो भैया को हमेशा सराखों पर रखते हैं, और भैया हमेशा उन्हें सराखों पर रखते हैं। दर्शकों, भैया का सफर बेहद शानदार है। राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, दिग्गज नेता के अंश हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। सीधा भैया का रुख करेंगे और भैया की जुबानी आज एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, क्योंकि भैया ने जो अपने सफर की शुरुआत की, युवा है और भैया की अभी इतनी एज भी नहीं है दर्शकों, लेकिन जो भैया ने नाम रोशन किया है, जो मंडल लेवल या फिर यूं कहें राज्य में जो अलग डंका बज रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। R7 भारत पर। आपका सफर तो सर बेहद शानदार है, रंगीन सफर है, लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन है। राजनीतिक सफर तो एक अलग हो गया, वो तो शुरुआत हुई है। आप मानिए आदरणीय राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, जिनका नाम ही काफी है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा विधायक हैं। आपके भैया जो सफर की शुरुआत हुई, वो कहां से सफर की शुरुआत हुई? क्योंकि बच्चे बच्चे की जुबान पर, युवाओं की जुबान पर, उन बुजुर्गों की जुबान पर आपका और बाबूजी का नाम रहता है, जो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। ठीक है साहब, बहुत कम लोग जानते हैं जी, राजनीति की शुरुआत मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में करी थी। जी। मैंने विद्यार्थी परिषद में रहा और मैंने अपनी एजुकेशन उत्तराखंड से करी है। तो मैं वहाँ उत्तराखंड में विद्यार्थी परिषद का प्रांत का पूरे उत्तराखंड का दायित्व मेरे पास रहा जी। और वहां से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत करी। और वहां से चलते चलते क्षेत्र में, क्योंकि पिताजी विधायक हैं, एक अहम जिम्मेदारी रहती है क्षेत्र में। हमेशा से जब हम लोग चुनाव में जाते थे तो लोगों का कहना था कि भैया राजनेता जी मिलते नहीं है, लोगों को मिलते नहीं है। आज तक क्षेत्र के लोगों की यही शिकायत थी जी। तो जब 2017 में पिताजी चुनकर आए तो पिताजी ने एक लक्ष्य तय किया कि हम में या हमारे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। देखिए, काम होना ना होना किसी के बस की 100% की गारंटी किसी की नहीं होती, पर अगले पब्लिक को जब वो आपके दरवाजे बहुत दूर से, हमारा क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में, अगर हमारे इधर सेंधपुर से शुरू करें और हमारा आखिरी गांव इधर रटेना साइड में है, तो लगभग 100 किलोमीटर का फासला है और हम उसमें से बीच में दातागंज में रह रहे हैं। तो इतनी दूर से 50 किलोमीटर से आदमी चल के आता है इस आस में कि हमारा नेता, हमारा विधायक हमें मिलेगा, और फिर वहां जाके ना मिलना तो एक बड़ा उसके लिए दुर्भाग्य रहता है, बड़ा दुखद मौका होता है कि हम वोटर हैं, हमने लोगों को चुनका विधायक बनाया। तो जब ऐसा स्थिति होती तो पापा का इच्छा थी कि हम लोग परिवार से कोई ना कोई देखे। तो जब हम यहाँ आए, क्षेत्र अपनी एजुकेशन खत्म करे, कोरोना काल में दुर्भाग्य से एजुकेशन खत्म हुई, तो जब खत्म हुई तो यहाँ आए तो हल्के हल्के लोगों से जुड़ाव तो था ही, चुनाव में घूमे थे, तो जब बैठे करा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसी चलते चलते कब एक सामान्य नागरिक से राजनीति में आ गए, इसका कोई आभास ही नहीं हुआ। और आपने कहा नेता, पर मैं तो कहता हूँ मैं नेता नहीं हूँ। देखिए, मैं तो पैंट शर्ट पहनता हूँ, आज भी मैं अपने आप को नेता नहीं कहता। सर, मैंने वो जिक्र किया, जमीन से जुड़े इंसान आप। बिल्कुल सर, सामाजिक साथ सेवा कर रहा हूँ। पिताजी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनसे सीख कर समाज की सेवा करने का जो संकल्प मैं लेकर चल रहा हूँ। हमारे बाबा भी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रहे बहुत समय पहले, तो परिवार में ही राजनीति चली। तो मैंने अपने बुजुर्गों से देखकर, सीखकर उस अनुभव को अपने पूरी प्रेरणा अपने बुजुर्गों से मिली है। सर, आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं अभी, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ब्लॉक प्रमुख की। बाबूजी विधायक हैं, पूरा अपने क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं और अलग एक पहचान है, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा दायित्व है और नौजवान के लिए, युवाओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना, बड़ा पद मिलना बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। सर, ये पूरा कार्य कैसे आप संभाल रहे हैं? क्योंकि आप इस कार्य के अलावा भी हमेशा उन तबकों के बीच में बने रहते हैं जिनसे आपको बहुत जुड़ाव है, और ये सर जुड़ाव दिल से होता है, वो अपनी बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए साहब, कैसे कर पाते हैं उसका तो एक बहुत ही सीधा और सिंपल जवाब है कि ये जो क्षेत्र के जो लोग हैं, मेरे जो अपने लोग हैं, यही मुझे शक्ति देते हैं कि मैं
दिन भर हर वक्त इनके बीच रहने की मुझे शक्ति मिलती है। और जब इनके बीच में बैठेंगे, हम और आप भी कभी चलें, मौका लगे कभी शो करें, हम और आप भी चलें। बिल्कुल सर। जब आप इनके बीच बैठेंगे तो ये हमारे क्षेत्र की, विशेषकर मैं हर जगह की नहीं जानता पर अपनी दातागंज विधानसभा की जानता हूँ, यहाँ के लोग बड़ा पिछड़ा क्षेत्र रहा 2017 से पहले। यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा अभाव था। शिक्षा क्षेत्र में यहाँ उसावा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, हाई स्कूलों की कमी थी। एक बहुत बड़ा, ये मैं कहूंगा, दुर्भाग्य रहा इस विधानसभा की 2017 से पहले ये क्षेत्र विकास से वंचित रहा। और दातागंज, बदायूं जिले में दातागंज का एक बड़ा कलंक था हमारी विधानसभा पे। लोग कहते सबसे पिछड़ी विधानसभा दातागंज है, पर हम सब लोग बड़े सौभाग्यशील हैं इस विधानसभा के। और मैं स्वयं कि आज मेरे पिताजी यहाँ से विधायक हैं और हम सबने सुना है, बहुत आपने भी कभी क्षेत्र में घूमे हो तो आपने सुना होगा कि लोग उनको, अब विधायक ने उनको विकास पुरुष का नाम उन्होंने दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 7-8 साल के कार्यकाल में लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपए के इस विधानसभा को सौगात देने का कार्य माननीय विधायक ने किया है। चाहे वो पुल पुलिया के रूप में हो, चाहे डिग्री कॉलेज के रूप में हो, चाहे इंटर कॉलेज के रूप में हो, चाहे हाई स्कूलों की, अभी जल्द ही में उन्होंने हाई स्कूलों को भी स्वीकृति कराई है। रोजगार के लिए HPCL जैसी फैक्ट्री लाने का प्रयास किया और हमारे क्षेत्र में लगी हुई है। एक रिलायंस फैक्ट्री की बात चल रही है माननीय जी की। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे रोजगार क्षेत्र हो, और एक बहुत बड़ा काम जो माननीय विधायक जी ने किया। हमारी विधानसभा में बिजली की एक बहुत भारी समस्या रहती है। हमारा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, लगभग 95% लोग हमारे यहाँ कृषि बहुल क्षेत्र है, और कटरी क्षेत्र होने की वजह से बिजली की बहुत बड़ी अभाव रहता था। तो माननीय जी ने बहुत बड़ा प्रयास करके यहाँ एक बड़ा बिजली घर और लगभग 4 छोटे बिजली घरों का एक जाल बिछाने का काम किया, जिससे इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कृषियों के लिए हुआ कि लोगों को रोजगार, उनके समय पे बिजली, सिंचाई के लिए बिजली मिल जाती है, जिससे उनका कहीं ना कहीं, हमारे क्षेत्र के किसानों का कहीं ना कोई उनका जीवन यापन करने में उनको बहुत बड़ा सहारा, एक बहुत बड़ा विकास कार्य मैं समझता हुआ। एक कृषि विज्ञान केंद्र भी माननीय विधायक ने प्रयास करके लाए हैं। एक अग्निशमन केंद्र, हर बार जब गर्मियों के दिन आते थे, बहुत अच्छी फसल गर्मियों के दिनों में आग लग जाती थी तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। मुझे शक्ति देते हैं कि मैं निर्भर दिन भर हर वक्त इनके बीच रहने की मुझे शक्ति मिलती है। और जब इनके बीच में बैठेंगे, हम और आप भी कभी चलें, मौका लगे कभी शो करें, हम और आप भी चलें। बिल्कुल। जब आप इनके बीच बैठेंगे तो ये हमारे क्षेत्र की, विशेषकर मैं हर जगह की नहीं जानता पर अपनी दातागंज विधानसभा की जानता हूँ, यहाँ के लोग बड़ा पिछड़ा क्षेत्र रहा 2017 से पहले। यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा अभाव था। शिक्षा क्षेत्र में यहाँ उसावा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, हाई स्कूलों की कमी थी। एक बहुत बड़ा, ये मैं कहूंगा, दुर्भाग्य रहा इस विधानसभा की 2017 से पहले ये क्षेत्र विकास से वंचित रहा। और दातागंज, बदायूं जिले में दातागंज का एक बड़ा कलंक था हमारी विधानसभा पे। लोग कहते सबसे पिछड़ी विधानसभा दातागंज है, पर हम सब लोग बड़े सौभाग्यशील हैं इस विधानसभा के। और मैं स्वयं कि आज मेरे पिताजी यहाँ से विधायक हैं और हम सबने सुना है, बहुत आपने भी कभी क्षेत्र में घूमे हो तो आपने सुना होगा कि लोग उनको, अब विधायक ने उनको विकास पुरुष का नाम उन्होंने दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 7-8 साल के कार्यकाल में लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपए के इस विधानसभा को सौगात देने का कार्य माननीय विधायक ने किया है। चाहे वो पुल पुलिया के रूप में हो, चाहे डिग्री कॉलेज के रूप में हो, चाहे इंटर कॉलेज के रूप में हो, चाहे हाई स्कूलों की, अभी जल्द ही में उन्होंने हाई स्कूलों को भी स्वीकृति कराई है। रोजगार के लिए HPCL जैसी फैक्ट्री लाने का प्रयास किया और हमारे क्षेत्र में लगी हुई है। एक रिलायंस फैक्ट्री की बात चल रही है माननीय जी की। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे रोजगार क्षेत्र हो, और एक बहुत बड़ा काम जो माननीय विधायक जी ने किया। हमारी विधानसभा में बिजली की एक बहुत भारी समस्या रहती है। हमारा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, लगभग 95% लोग हमारे यहाँ कृषि बहुल क्षेत्र है, और कटरी क्षेत्र होने की वजह से बिजली की बहुत बड़ी अभाव रहता था। तो माननीय जी ने बहुत बड़ा प्रयास करके यहाँ एक बड़ा बिजली घर और लगभग 4 छोटे बिजली घरों का एक जाल बिछाने का काम किया, जिससे इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कृषियों के लिए हुआ कि लोगों को रोजगार, उनके समय पे बिजली, सिंचाई के लिए बिजली मिल जाती है, जिससे उनका कहीं ना कहीं, हमारे क्षेत्र के किसानों का कहीं ना कोई उनका जीवन यापन करने में उनको बहुत बड़ा सहारा, एक बहुत बड़ा विकास कार्य मैं समझता हुआ। एक कृषि विज्ञान केंद्र भी माननीय विधायक ने प्रयास करके लाए हैं। एक अग्निशमन केंद्र, हर बार जब गर्मियों के दिन आते थे, बहुत अच्छी फसल गर्मियों के दिनों में आग लग जाती थी तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो उससे एक राहत दिलाने के लिए, क्योंकि पहले बदायूं से फायर ब्रिगेड आती थी, आप सोच के देखिए कि बदायूं से जब तक खेत तक पहुंचेगी व्यक्ति के तो कुछ बचने वाला नहीं है। अच्छा, लंबा खासा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है।
तो तमाम ऐसे प्रयास जो इस क्षेत्र के बहुत बेसिक प्रयास थे लेकिन हमारे। सर आज ये क्षेत्र अपने आप में बोल रहा है, क्योंकि देखिए- इस क्षेत्र का डंका जिले में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक अलग नाम आता है। बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी ऐतिहासिक है। काम हमारे यहाँ माननीय जी ने किया कि हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे है जी। इसका उतार चढ़ाव हर जिले में एक होता है, पर माननीय जी ने प्रयास करके इसका एक उतार चढ़ाव हमारे डहरपुर पे पापड़ पे कराया है, जी। जो एक मील का पत्थर इस क्षेत्र के विकास के लिए साबित होगा। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि जहां जहां गंगा एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव होगा और वहां जमीन उपलब्ध है तो उसको एक औद्योगिक कॉरिडोर का रूप देंगे। तो अगर ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र में होता तो ये इस विधानसभा के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ी नई ऊर्जा लेकर आएगा और हमारी विधानसभा पे जो कलंक लगा हुआ था सबसे पिछड़ी का वो खत्म सर, होगा। कई मैं समझता बुजुर्गों हूँ ने हमें जिले की बताया, सबसे अगली कई विधानसभा। लोगों से मेरी बातचीत हुई जब मैं दातागंज में पहुंचा, जब दातागंज में जब जनता दरबार स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने बताया पहला जनता दरबार आपके यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हर जगह स्टार्ट नहीं होता था। ये बिल्कुल सही बात है ना सर? और बिल्कुल सही आप बात है। हर रोज जनता दरबार में, बाबूजी तो माननीय विधायक जी तो लोगों की जन समस्याएं सुनते हैं, लेकिन आप बढ़ चढ़कर वहां तक बैठे रहते हैं, ऑन कॉल उनका शॉर्ट आउट कराना, ऑन कॉल उन्हें सॉल्यूशन दिलाना, और प्रयास करते हर हैं। रोज 200, 250, 150 हर ऐसे मजबूर तबकों को आप सुनते हैं और उन्हें शॉर्ट आउट कराते हैं। सब बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है ये। बिल्कुल, ये सब ईश्वर की मेहरबानी है, लोगों का प्यार है कि माननीय जी ने जब मैंने कहा, जब से लोगों ने एक अवेलेबिलिटी का एक जो इशू क्षेत्र के लोगों का रहता है कि साहब नेता मिलते नहीं है, जी सर। वो उस पर बहुत तेजी से काम किया था माननीय जी ने हमारे। तो 2017 में सबसे पहला जन सहयोग कार्यालय हमारे यहीं खुला था दातागंज में, और तब से आज तक रिकॉर्ड है कि 365 दिन, चाहे होली हो चाहे दिवाली, हमारा कार्यालय आपको जरूर उपलब्ध मिलेगा। और हम कोई ना कोई व्यक्ति परिवार का ही वहां बैठा मिलेगा। कभी ऐसा नहीं करते कि कोई कर्मचारी बैठा दिया, कोई बैठा दिया, परिवार का ही कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे मैं बैठता हूँ, हमारे ताऊजी बैठते हैं या माननीय जी स्वयं बैठते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज माननीय जी यहाँ हैं क्षेत्र में, तो वो स्वयं बैठे हुए हैं क्षेत्रीय जनता सुनने के लिए, समस्या सुनने के लिए। तो एक बुजुर्ग प्रयास ये कह होता रहे है। थे, दुआएं तो आपको दी ये कही कि वो हमारे लिए मसीहा है, हमारे लिए भगवान के समान है। इतने इन शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया गया। आपने, मैं नाम तो उनका नहीं जानता, ना ऐसा जिक्र करूंगा ऑन कैमरा, उन्होंने ये कहा कि कई लोगों ने उनकी कई वर्षों पहले जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे थे, आप आए और आपने तत्काल प्रभाव से उस अवैध कब्जे को हटाया, गरीबों के लिए वो सबको सुपुर्द कराया। देखिए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा क्षेत्र, मैंने कहा कटरी प्रभावित क्षेत्र, तो बहुत से क्षेत्र यहाँ ऐसा था जहाँ जाति विशेष के लोगों ने ही एक 100, 200, 400 बीघे तक जोत के। ये सर सपा के समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सपा के समय की जिक्र करूंगा उस चीज का जो जायज है सर। तो जब माननीय जी यहाँ आए तो हमारे यहाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गांव पड़ता है रामपुरा कला, हमारे म्याऊं क्षेत्र में गांव है जी। वहां पे साहब ऐसा था कि लोगों की जमीन, जैसा हम फिल्मों में देखते थे कि हमारी जमीन और हम ही बटाई कर रहे हैं, बिल्कुल वो हाल था वहां लोगों का। एक जाति से, परिवार विशेष के लोगों ने वहां सब लोगों की जमीनें हथियार रखी थी और वो उन्हीं की जमीन और वही बटाई करते थे। वही बटाई जब हम सत्ता, हमारा तो उस चुनाव में 2017 में वहां एक भी वोट नहीं निकला था, इतनी उनकी दहशत थी वहां। और जब 2017 के बाद हम लोग सत्ता में आए तो कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, उन्होंने अपनी माननीय जी से दरखास्त की, साहब ऐसी समस्या। तो आज वहां माननीय जी ने बहुत बड़ा प्रयास करके, उसी वक्त पिछली विधायक जब पहली बार विधायक हुई तभी उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करके वहां बस लोगों को लगभग 400 बीघा जमीन छुड़वाने का कार्य किया। इसके अलावा हमारे इधर शेरा बिछलिया क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो उसावा क्षेत्र में, सब जगह माननीय जी ने एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे काम किया था। यहाँ तक कि विधानसभा स्तर पे माननीय जी ने विधानसभा में स्वयं हमारी जो विधानसभा की जो बॉर्डर के गांव हैं उनकी सीमाएं खुलवा कर उसकी फरमाइश कराने का काम किया, जिससे हमारे क्षेत्र की लोगों की जो जमीनें दबा रखी थी दबंग लोगों ने, वो छुड़वाकर यहाँ के लोगों को देने का कार्य किया। तो यही कारण है कि लोग हमें बड़ा मानते हैं, मसीहा और सर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप मान्य जी के कर्तव्यों पर सेवक हैं, हम सेवक हैं और सेवा करने का जो भाव हमारे बाबा के समय से चला आया वही मान्य जी में आया हमारे, और उनसे प्रेरणा लेकर आज मेरे में है कि हम सब लोग सेवा का भाव लेकर सेवा करने के लिए ही उतरे हैं। और यही कारण है कि हम लोग औरों की तरह नहीं है कि कह दिया और बस हवाबाजी करके काम खत्म किया। हमने और हमारे विधायक जी ने ये दृढ़ संकल्प कर रखा है कि अगर हमने क्षेत्र में कभी किसी से कोई वादा किया तो उसको पूरा करने का कार्य किया। आपने तत्काल प्रभाव से उस अवैध कब्जे को हटाया, गरीबों के लिए वो सबको सुपुर्द कराया। देखिए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा क्षेत्र, मैंने कहा कटरी प्रभावित क्षेत्र, तो बहुत से क्षेत्र यहाँ ऐसा था जहाँ जाति विशेष के लोगों ने ही एक 100, 200, 400 बीघे तक जोत के। ये सर सपा के समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सपा के समय की जिक्र करूंगा उस चीज का जो जायज है सर। तो जब माननीय जी यहाँ आए तो हमारे यहाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गांव पड़ता है रामपुरा कला, हमारे म्याऊं क्षेत्र में गांव है जी। वहां पे साहब ऐसा था कि
लोगों की जमीन, जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि हमारी जमीन और हम ही बटाई कर रहे हैं, बिल्कुल वो हाल था वहां लोगों का। एक जाति से एक परिवार विशेष के लोगों ने वहां सब लोगों की जमीनें अख्तियार रखी थी और वो उन्हीं की जमीन और वही बटाई करते थे। तो जब हम सत्ता, हमारा तो उस चुनाव में 2017 में वहां एक भी वोट नहीं निकला था, इतनी उनकी दहशत थी वहां। और जब 2017 के बाद हम लोग सत्ता में आए तो कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, उन्होंने अपनी मान्य जी से दरखास्त की, साहब ऐसी समस्या। तो आज वहां मान्य जी ने बहुत बड़ा प्रयास करके, उसी वक्त पिछली जब पहली बार विधायक हुई तभी उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करके वहां लोगों को लगभग 400 बीघा जमीन छुड़वाने का कार्य किया। इसके अलावा हमारे इधर शेरा बिछलिया क्षेत्र में, हमारे यहाँ उसावा क्षेत्र में, सब जगह मान्य जी ने एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे काम किया था। यहाँ तक कि विधानसभा स्तर पे मान्य जी ने विधानसभा में स्वयं हमारी जो विधानसभा की जो बॉर्डर के गांव हैं उनकी सीमाएं खुलवा कर उसकी पैमाइश कराने का काम किया, जिससे हमारे क्षेत्र की लोगों की जो जमीनें दबा रखी थी दबंग लोगों ने, वो छुड़वाकर यहाँ के लोगों को देने का कार्य किया। तो यही कारण है कि लोग हमें बड़ा मानते हैं। मसीहा और सर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप मान्य जी के हम सेवक हैं, हम सेवक हैं और सेवा करने का जो भाव हमारे बाबा के समय से चला आया वही मान्य जी में आया हमारे, और उनसे प्रेरणा लेकर आज मेरे में है कि हम सब लोग सेवा का भाव लेकर सेवा करने के लिए ही उतरे हैं। और यही कारण है कि हम लोग औरों की तरह नहीं है कि कह दिया और बस हवाबाजी करके काम खत्म किया। हमने और हमारे विधायक जी ने ये दृढ़ संकल्प कर रखा है कि अगर हमने क्षेत्र में कभी किसी से कोई वादा किया तो उसको पूरा करने का कार्य किया है, और उसका परिणाम आप जब भी किसी क्षेत्र में किसी गांव में जाएंगे तो आपको लोग भी बताएंगे स्वयं से कि जब जब माननीय जी और विधायक जी ने कुछ कहा तो हमने उसको सब प्रतिशत। सर बदायूं जिले में विधानसभा है, इसका जिक्र तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वहां की जनता आपको नेक्स्ट एमएलए के रूप में विजुअलाइज कर चुकी है, मन बना चुकी है। मैं विधानसभा का नाम नहीं लूंगा और जनता ने ये ठान लिया है सर, ऑन कैमरा में इस बात को बोल रहा हूँ कि 100% अगर माननीय कुमार अदेंद्र विक्रम सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो 12 बजे तक वोटिंग में निर्विरोध की एक जो होती है ना, जल्दी से एकदम ऐलान, उस अनाउंसमेंट उस चीज का हो जाता है, तो वो अनाउंसमेंट होना ही होना है और जनता का ये मन बना हुआ है। मैं सर विधानसभा का नाम नहीं ले सकता, वो गुप्त रखूंगा थोड़ा, आप खुद समझ गए होंगे इस बात को लेकर। ये प्यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा एक ऐसा बन जाता है कि आपने दिलों में जगह बनाई है सर, और दिलों में जगह वही बना पाता है जिसके स्वभाव जमीन से जुड़ा संवेदनशील इंसान जो होता है, और वो क्वालिटी सर आपके अंदर है। देखिए, ऐसा हो जो आप कह रहे हैं, ऐसा लोगों की इच्छा है, ऐसा हो, ये मेरी भी इच्छा, और मैं कहूँगा आपके मुंह में घी शक्कर अगर भी ऐसा हो, और मैं बड़ा सौभाग्यशील रहूंगा कि जहां भी लोग चाहते हैं मैं वहां रहूं, वहां से कुछ बनूं, ऐसी कुछ जिम्मेदारी वो देंगे तो स्वयं बड़े मन से स्वीकार करके उसको जो भी मेरे सर पे होने का और करने का होगा उसको बखूबी निभाकर उनकी उम्मीदों को खरा उतर कर आने वाले भविष्य में चाहूंगा कि और हमारा परिवार, हमारा कुटुंब इसी तरह बढ़ता रहे। तो इसी आशा के साथ लगे रहेंगे, करते रहेंगे। एक एक शब्दों से दर्शकों को अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि भैया जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, राजनीतिक परिवार और दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की, वो जो केंद्र से लेकर सूबों में, हर सूबों में, राज्यों में सरकार है, जमीन से लेकर लगातार ऐसे लोगों के बीच में। सर मैं 2 पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करूंगा। एक तरफ विधानसभा सत्र अभी चल ही रहा है, महाकुंभ अभी हुआ है दिल्ली में, हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार चुटकियां लेते हुए नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन की पार्टी है, वोट बैंक के लिए जातिवाद की राजनीति करती है। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा चुटकी लेते हैं विपक्ष के लोग, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए साहब, विपक्ष का तो काम ही चुटकी लेने का रह गया आज की तारीख में जी। जब से मोदी जी ने 2014 में इस देश की कमान संभाली तब से आज तक वो चुटकियां ले रहे हैं, और उसका परिणाम हम सबको देखने को मिला। चुटकी लेने वालों को सत्ता से बाहर रखा हुआ जनता। बिल्कुल। जब वो चुनाव स्वयं उनकी सरकारें बन जाती है, जिस प्रदेश में वहां ईवीएम ठीक हो जाती है और जहां नहीं बनती वहां ईवीएम खरादोशी हो जाती है, तो उसी तरह से चुटकियां लेना साहब स्वाभाविक है। विपक्ष में बैठे कुछ नहीं मिल रहा है तो चुटकियां ले रहे हैं। जबकि देखिए इतना, मैं तो फिर एक, जब आपने महाकुंभ की बात छेड़ी है, देखिए इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन, करोड़ों लोग न केवल भारतवर्ष से बल्कि संपूर्ण देश से वहां आकर, मेरे स्वयं के परिवार के हमारे चाचा वहां रहते हैं, बाहर विदेश में रहते हैं, वो तक स्वयं यहाँ आए, बोले बताओ 144 साल बाद इतना शुभ अवसर हम लोगों को मिला है कि हम सब लोगों को इसका वो लुत्फ उठाना चाहिए। तो ऐसा आप देखिए इतना भव्य आयोजन, हम अब एक सुन रहे थे किसी की सक्सेस स्टोरी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन विधानसभा में बता रहे थे कि एक बोट्समैन को, विपक्ष ने कहा कि बोट्समैनों को ध्यान नहीं रखा है, तो उन्होंने एक बोट्समैन की सक्सेस स्टोरी सुनाई कि एक बोट्समैन ने 30 करोड़ रुपए पूरे महाकुंभ के
दौरान कमाया। हालांकि जब मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ा सा अचंभा हुआ। जब मैंने उसकी सक्सेस स्टोरी वास्तव में पढ़ी तो मैंने पढ़ा कि कैसे उन्होंने करा। 100 के करीब उनकी बोट्स थी और प्रतिदिन वो 7 लाख 8 लाख रुपए कमा रहे। तो ऐसे करके उन्होंने 30 करोड़ रुपए का बजट अपना बनाया। तो देखिए ऐसा नहीं है, महाकुंभ से सरकार ने जितना लगाया था उसके मुकाबले देखे तो 3 लाख करोड़ का मैं समझता हूँ ऐसे कुछ का सरकार को लग हुआ है। और उसके अलावा साहब आप देखिए बहुत बड़ी आस्था का विषय, लोगों को मिला और बहुत बड़ा आस्था का विषय था साहब। और उस आस्था को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी हुए, बहुत ही दुखद घटना भी वहां हुई। पर फिर भी एक अगर हम उसकी एक अच्छी पिक्चर देखना चाहें तो उसमें आप देखिए कितना बड़ा आयोजन था, कितने करोड़ लोगों ने, कितने बड़े श्रद्धालु। आप सोचिए कभी 20,000 लोग भी कहीं इकट्ठे होने लगते थे, कितने लाख इकट्ठे हो गए। तो वहां तो वास्तव में करोड़ इकट्ठे थे। तो आप सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। और मैं तो आपको व्यक्तिगत बताऊं, मैं तो क्षेत्र में गया, मेरे क्षेत्र के बहुत से लोग वहां गए, मैं तो दुर्भाग्य से नहीं पहुंच पाया। पर मेरे क्षेत्र के लोगों का जिससे पूछा उसने कहा कि बाबा जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, बड़ा खुश होकर लोग आए। अखिलेश यादव कह रहे थे कि इंतजाम सही नहीं थे इसीलिए भगदड़ हुई, जबकि भगदड़ तो मुझे लगता है कि सर उनके समय में भी, जब उनकी गवर्नमेंट थी उस समय भी भगदड़ हुई, हादसा तो उस समय भी हुआ था। उन्होंने तो साहब उनकी तो क्या ही कहनी साहब, उन्होंने वो सरकार है जिन्होंने राम मंदिर के समय में गोली चलवाने का कार्य किया। वो पार्टी है जिसके समय में दंगों के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं होता। आज हमारी योगी जी की सरकार है प्रदेश में, मैं नहीं समझता कोई ऐसा भीषण हमने दंगा देखा। उनके समय में मुजफ्फरनगर मथुरा से लेकर 2 एकदम ऐलान, उस अनाउंसमेंट उस चीज का हो जाता है तो वो अनाउंसमेंट होना ही होना है और जनता का ये मन बना हुआ है। मैं सर विधानसभा का नाम नहीं ले सकता, वो गुप्त रखूंगा थोड़ा, आप खुद समझ गए होंगे इस बात को लेकर। ये प्यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा एक ऐसा बन जाता है कि आपने दिलों में जगह बनाई है सर, और दिलों में जगह वही बना पाता है जिसके स्वभाव जमीन से जुड़ा संवेदनशील इंसान जो होता है, और वो क्वालिटी सर आपके अंदर है। देखिए ऐसा हो जो आप कह रहे हैं, ऐसा लोगों की इच्छा है, ऐसा हो कि मेरी भी इच्छा, और मैं कहूँगा आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो। और मैं बड़ा सौभाग्यशील रहूंगा कि जहां भी लोग चाहते हैं मैं वहां रहूं, वहां से कुछ बनूं, ऐसी कुछ जिम्मेदारी वो देंगे तो स्वयं बड़े मन से स्वीकार करके उसको जो भी मेरे सर पे होने का हो, करने का होगा, उसको बखूबी निभाकर उनकी उम्मीदों को खरा उतर कर आने वाले भविष्य में चाहूंगा कि और हमारा परिवार, हमारा कुटुंब इसी तरह बढ़ता रहे। तो इसी आशा के साथ लगे रहेंगे, करते रहेंगे। एक एक शब्दों से दर्शकों को अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि भैया जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, राजनीतिक परिवार और दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, वो जो केंद्र से लेकर सूबों में, हर सूबों में, राज्यों में सरकार है, जमीन से लेकर लगातार ऐसे लोगों के बीच में। सर मैं 2 पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करूंगा। एक तरफ विधानसभा सत्र अभी चल ही रहा है, महाकुंभ अभी हुआ है दिल्ली में, हाल में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार चुटकियां लेते हुए नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन की पार्टी है, वोट बैंक के लिए जातिवाद की राजनीति करती है। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा चुटकी लेते हैं विपक्ष को, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए साहब, विपक्ष का तो काम ही चुटकी लेने का रह गया आज की तारीख में जी। जब से मोदी जी ने 2014 में इस देश की कमान संभाली तब से आज तक चुटकियां ही ले रहे हैं, और उसका परिणाम हम सबको देखने को मिला। चुटकी लेने वालों को सत्ता से बाहर रखा हुआ जनता ने। जब वो चुनाव स्वयं उनकी सरकारें बन जाती, जिस प्रदेश में वहां ईवीएम ठीक हो जाती है और जहां नहीं बनती वहां ईवीएम खराब दोषी हो जाती है, तो उसी तरह से चुटकियां लेना साहब स्वाभाविक है। विपक्ष में बैठे कुछ नहीं मिल रहा है तो चुटकियां ले रहे हैं। जबकि देखिए इतना, मैं तो फिर एक, जब आपने महाकुंभ की बात छेड़ी है, देखिए इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन, करोड़ों लोग न केवल भारतवर्ष से बल्कि संपूर्ण देश से वहां आकर, मेरे स्वयं के परिवार के हमारे चाचा वहां रहते हैं, बाहर विदेश में रहते हैं, वो तक स्वयं यहाँ आए, बोले बताओ 144 साल बाद इतना शुभ अवसर हम लोगों को मिला है कि हम सब लोगों को इसका वो उठाना चाहिए। तो ऐसा आप देखिए इतना भव्य आयोजन। हम अब एक सुन रहे थे किसी की सक्सेस स्टोरी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन विधानसभा में बता रहे थे कि एक बोट्समैन को, विपक्ष ने कहा कि बोट्समैनों को ध्यान नहीं रखा गया, तो उन्होंने एक बोट्समैन की सक्सेस स्टोरी सुनाई कि एक बोट्समैन ने 30 करोड़ रुपए महाकुंभ के दौरान कमाया। हालांकि जब मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ा सा अचंभा हुआ। जब मैंने उसकी सक्सेस स्टोरी वास्तव में पढ़ी तो मैंने पढ़ा कि कैसे उन्होंने करा। 100 के करीब उनकी बोट्स थी और प्रतिदिन वो 7 लाख 8 लाख रुपए कमा रहे। तो ऐसे करके उन्होंने 30 करोड़ रुपए का बजट अपना बनाया। तो देखिए ऐसा नहीं है, महाकुंभ से सरकार ने जितना लगाया था उसके मुकाबले देखे तो 3 लाख करोड़ का मैं समझता हूँ ऐसे कुछ का सरकार को लग हुआ है। और उसके अलावा साहब आप देखिए बहुत बड़ी आस्था, लोगों को मिला और बहुत बड़ा आस्था का विषय था साहब। और उस आस्था को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी हुए, बहुत ही दुखद घटना भी वहां हुई।
पर फिर भी एक अगर हम उसको एक अच्छी पिक्चर देखना चाहें तो उसमें आप देखिए कितना बड़ा आयोजन था, कितने करोड़ लोगों ने, कितने बड़े श्रद्धांजलि। आप सोचिए कभी 20,000 लोग भी कहीं इकट्ठे होने लगते थे, कितने लाख इकट्ठे हो गए। तो वहां तो वास्तव में करोड़ इकट्ठे थे। तो आप सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। और मैं तो आपको व्यक्तिगत बताऊं, मैं तो क्षेत्र में गया, मेरे क्षेत्र के बहुत से लोग वहां गए, मैं तो दुर्भाग्य से नहीं पहुंच पाया, पर मेरे क्षेत्र के लोग जिससे पूछा उसने कहा कि बाबा जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, बड़ा खुश होकर लोग आए। अखिलेश यादव कह रहे थे कि इंतजाम सही नहीं थे इसीलिए भगदड़ हुई, जबकि भगदड़ तो मुझे लगता है कि सर उनके समय में भी, जब उनकी गवर्नमेंट थी उस समय भी भगदड़ हुई, हादसा तो उस समय भी हुआ था। उन्होंने तो साहब, उनकी तो क्या ही कहनी साहब, उन्होंने वो सरकारें हैं जिन्होंने राम मंदिर के समय में गोली चलवाने का कार्य किया। वो पार्टी है जिसके समय में दंगों के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं होता। आज हमारी मोदी योगी जी की सरकार है प्रदेश में, मैं नहीं समझता कोई ऐसा भीषण हमने दंगा देखा। उनके समय में मुजफ्फरनगर, मथुरा से लेकर प्रदेश भर में दंगों के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। लोग कहते हैं कि जातिवाद की पार्टी, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कब किस जाति को कहां से लेकर कैसे मैनेज करती है। और संपूर्ण, हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। बड़े गर्व से कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था उस पर हमारी सरकार बखूबी काम कर रही है। उसका उदाहरण मेरे मुंह से नहीं, मैं समझता हूं गांव देहात क्षेत्र में जब आप जाएंगे, आप देखिए कोई एक पर्टिकुलर जाति विशेष के लोगों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि हर एक व्यक्ति को मिला है। आज सरकार की चाहे आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, हर एक योजना में आप उसके लाभार्थी उठाकर देखिए ये चीजें कहीं किसी से नहीं छुपी। लाभार्थियों की लिस्ट उठाकर देखिए, आपको दिख जाएगा कौन सी जाति के लोग कौन कौन है। अगर जातिवाद होता इस पार्टी में तो एक पर्टिकुलर सेक्शन एक तरफा बना देती, ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए रामपुर की घटना भी हमने सुनी थी पिछले चुनाव की। रामपुर में एक गांव था जहां इतनी संख्या में आवास मिले थे पर एक भी वोट नहीं मिला था पार्टी को। तो अगर पार्टी वोट के पीछे भाग रही होती तो पार्टी इस तरीके का विकास नहीं करती जैसे समाजवादी और अन्य पार्टियां करती आई हैं। देखिए, और एक कहावत हम सब लोग जानते हैं, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। यही इकलौत सपा, बसपा, कांग्रेस ये ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने इस समाज को आज तक बांटने का काम किया। आप देखिए, इतिहास में उठा के देखिए इस भारत का, आज से पहले क्या इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी की सरकारें काम कर रही हैं, लोगों ने कहा कि साहब यहाँ रिपीट नहीं होगी, वहां रिपीट नहीं होगी। देखिए साहब, मोदी जी ने 3 बार सरकार बनाने का काम किया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने का काम किया। और निरंतर चाहे उपचुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, आज भी हम देखते हैं सरकार बखूबी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाती जा रही है। लोगों ने कहा हरियाणा में रिपीट नहीं करेगी, दुनिया ने मान लिया नहीं जीतेगी, और देखिए हरियाणा जीतते दिखाया। लोगों ने कहा महाराष्ट्र में जीतेगी सरकार, महाराष्ट्र में बनकर दिखाई। लोगों ने कहा दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली में सर अचंभा हो गया एकदम। जो देखिए ऐसा नहीं है, लोग, जनता आज वो वोटर नहीं है कि आप उसको जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर बांट लें। आज जनता देख रही है, जनता सीख रही है, जनता बहुत जागरूक है। और अब ये जुमलों में सरकार के फंसने वाली नहीं है। देखिए विपक्ष को कुछ नहीं मिला, उन्होंने 2024 में एक एजेंडा चला दिया कि अरे वो संविधान बांट देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ साहब, मोदी जी की सरकार 2014 में भी थी, 19 में बनी और आने वाले समय में दोबारा बनी। अगर मोदी जी की सरकार अगर संविधान के प्रति कोई वैसा भाव रखती तो कभी हमारे मोदी जी जब आप देखें उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली या प्रधानमंत्री के रूप में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तब संविधान का सबसे पहले चरण स्पर्श किया, उसके बाद वो शपथ लेने गए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बाबा, अन्य पार्टियां करती आई हैं। देखिए, और एक कहावत हम सब लोग जानते हैं, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। यही इकलौत सपा, बसपा, कांग्रेस ये ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने इस समाज को आज तक बांटने का काम किया। आप देखिए, इतिहास में उठा के देखिए इस भारत का, आज से पहले क्या इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी की सरकारें काम कर रही हैं, लोगों ने कहा कि साहब यहाँ रिपीट नहीं होगी, वहां रिपीट नहीं होगी। देखिए साहब, मोदी जी ने 3 बार सरकार बनाने का काम किया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने का काम किया। और निरंतर चाहे उपचुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, आज भी हम देखते हैं सरकार बखूबी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाती जा रही है। लोगों ने कहा हरियाणा में रिपीट नहीं करेगी, दुनिया ने मान लिया नहीं जीतेगी, और देखिए हरियाणा जीतते दिखाया। लोगों ने कहा महाराष्ट्र में जीतेगी सरकार, महाराष्ट्र में बनकर दिखाई। लोगों ने कहा दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली में सर अचंभा हो गया एकदम। जो देखिए ऐसा नहीं है, लोग, जनता आज वो वोटर नहीं है कि आप उसको जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर बांट लें। आज जनता देख रही है, जनता सीख रही है, जनता बहुत जागरूक है। और अब ये जुमलों में सरकार के फंसने वाली नहीं है। देखिए विपक्ष को कुछ नहीं मिला, उन्होंने 2024 में एक एजेंडा चला दिया कि अरे वो संविधान बांट देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ साहब, मोदी जी की सरकार 2014 में भी थी, 19 में बनी और आने वाले समय में दोबारा बनी। अगर मोदी जी की सरकार अगर संविधान के प्रति कोई वैसा भाव रखती तो कभी हमारे मोदी जी जब आप देखें उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली या प्रधानमंत्री के रूप में, जब
माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तब तक संविधान का सबसे पहले चरण स्पर्श किया, उसके बाद वो शपथ लेने गए। बिल्कुल सही। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को हर जगह पहचान देने का कार्य किया, हर जगह सम्मान देने का कार्य किया। हम सब लोग स्वयं देखिए, हमारे मैं उदाहरण देता हूँ गाँव का, एक गाँव हमारा इधर बसेला, नगला बसेला, वहाँ एक अम्बेडकर जी की मूर्ति है। हर साल मैं वहाँ स्वयं अम्बेडकर जयंती पे वहाँ जाता हूँ। लोगों ने कहा साहब ये पहली ऐसे लोग हैं जो हमारे गांव में कभी आए। बोले आज से पहले मूर्ति तो साहब बहुत पहले की लगी है, पर कभी कोई सम्मान देने नहीं आया। और हमारी पार्टी हमेशा से, पार्टी का एजेंडा रहता है, पार्टी के अपने इवेंट्स रहते हैं, हर साल हर इवेंट पे पार्टी हम लोगों को डायरेक्ट करती है कब कहाँ जाना है, कब कैसा करना है। तो कभी भी अगर हमारी पार्टी की ऐसी भावना होती तो हमारी पार्टी कभी हम लोग वहाँ चुनाव क्षेत्र में नहीं भेजती कि जाके कार्यक्रम करिए, कार्यक्रम करके हमको ये करना है, समाज में लोगों से मिलना है, जुड़ना है। आप देखिए आज हमारी पार्टी कभी कोई सरकारी योजना लाती है तो सबसे पहले पिछड़े वर्ग को देती है। आज बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज में सामाजिक दर्जा मिले, समानता का अवसर मिले। इस पे केवल और केवल इतिहास में अगर किसी पार्टी ने काम किया तो मोदी जी की सरकार ने काम किया। आप देखिए आज हमारी पार्टी अगर कोई योजना लेकर आती है तो सबसे पहले उसको एससी वर्ग या अनुसूचित वर्ग या जो पिछड़े वर्ग है उसको देने का काम करती है। जो लाल कार्ड राशन कार्ड धारक है उनके लिए पहले योजना आती है और उसके बाद वो ऊपर बढ़ने का कार्य करती है। ऐसे ही ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सर चाहे आवास के रूप में हो, चाहे शौचालय के रूप में हो, चाहे किसी आयुष्मान कार्ड के रूप में, हर सरकार की योजना, चाहे गैस कनेक्शन, गैस चूल्हे देने का काम हो, हमेशा सरकार ने पीछे से शुरू करने का कार्य किया जिससे उनको हल्के हल्के। जबकि पीडीए का नारा ये देते हैं कि हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं। तो एक जुमला है समाज को गुमराह करने का। अगर इतने बड़े पीडीए के हितैषी थे और वास्तव में पीडीए को अगर वो करना चाहते हैं तो अभी हम लोग उपचुनाव देखे, उपचुनाव में क्या किया इन्होंने, चाहे मिल्कीपुर की सीट हो, चाहे अपने और कहीं की सीट हो, जहां वहां परिवार वालों को टिकट दे दिया, मिल्कीपुर में अपने सांसद जी के बेटे को टिकट दे दिया। और आप देखिए अगर इतने बड़े आप सामाजिक हितैषी थे और समाज को जोड़ के चलने वाले थे तो आप देते ना किसी सांसद के बेटे के अलावा किसी को टिकट। आप अपनी सीटों पे देते ना अपने परिवार को छोड़ के किसी और को टिकट। आपने पूरे प्रदेश में 5 यादव को टिकट दिया और 5 अपने परिवार में दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपकी जातिवाद नहीं थी, आप में धर्मवाद पार्टीवाद नहीं थी, आप में परिवारवाद नहीं था तो आप देते किसी और को सीटें। सर ने ये बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। जातिवाद तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा पारिवारिक जो अपने पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं के बेटों को टिकट देना, ये भी कोई जातिवाद या उन रिलेशनशिप से कम नहीं है कि अपने अपने लोगों को ढूंढना। ये बहुत सर होली फेस्टिवल नजदीक है, लाखों युवा आपकी शुभकामनाओं का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अहम हो जाता है कि आप कुछ आप देशवासियों प्रदेशवासियों को। मैं तो सभी को बहुत बहुत होली के पावन त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग समाज में, देखिए होली आपसी भाईचारे का बहुत बड़ा त्योहार रहा। हम सब लोग कितना बुरा ना मानो होली है तो उसका गलत भाव ना निकालते हुए अच्छे भाव से हम सब लोग होली का त्योहार मनाएं और आपस में भाईचारे का जो संदेश, चाहे किसी जाति को, किसी धर्म को, सब लोग एकजुट होकर अच्छे मन से समाज को एकजुट करके हम सब लोग अच्छे मन से अच्छे भाव से मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत सुखद होली रहे, ऐसी शुभकामनाएं। अंत में सभी से इस चैनल के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि 2047 तक इस भारत को हम सब लोग विश्व गुरु बनाने का कार्य करें। तो उसमें विशेषकर क्योंकि हमारे एंकर मोदी भी हमसे बार बार कह रहे हैं कि युवाओं को प्रदर्शित करें, तो मैं कहना चाहूंगा अपने युवा भाइयों से विशेषकर कि हमारा भारत आज एक युवा बहुल देश है और इस भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सरकार और किसी से ज्यादा अगर आज किसी की है तो हम युवा भाइयों की है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब लोग अच्छे मन से अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको पूर्णता निभाते हुए इस भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने के प्रति अग्रसर होकर ऐसी शपथ अपने मन में लेकर, ऐसा भाव अपने मन में लेकर हम सब लोग आगे बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ, इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भैया को आपने सुना, दर्शकों, एक एक शब्द में अलग जान अलग ताकत। ब्लॉक प्रमुख तो है ही, एक राजनीतिक करियर तो है ही क्योंकि पुश्तैनी राजनीति है और ऐसे में विधायक जी के पुत्र होना और एक अलग बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर होना, इसके अलावा अगर इसे साइड किया जाए तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हर युवा, बुजुर्ग और बच्चे, उन सब की वो जान, वो ताकत, वो शान भैया बने हुए हैं जो अपने आप में जिन शब्दों का कोई निचोड़ ही नहीं है या यूं कहें इसके आगे कुछ है ही नहीं। और ये कहना गलत नहीं होगा दर्शकों, जनता जनार्दन उसी को अपना चेहरा मानती है
उसी के साथ चलती है जो खुद जनता का होता है या जनता के बीच बना रहता है या जिसने मजबूती के साथ जनता का दिल जीता है। और वो शख्सियत को और नहीं माननीय कुंवर अतेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, यानी कि अंकित भैया हैं, जिन्होंने वो मोहर अपनी जनता जनार्दन पे लगाई है। जिला ही नहीं, मंडल या यूं कहें राज्य में एक अलग पहचान। एजुकेटेड तो है ही है, लेकिन एक मुट्ठी में सबको लेकर चलना, सबके साथ रहना, सबके साथ हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और सबके बीच बने रहना अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। एक जमीन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता, एक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता का होना। ठीक इसी तरह की शख्सियत को लेकर आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, R7 भारत।